गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, ठोस अवस्था। आज हम ठोस अवस्था को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जब बात करते हैं ठोस अवस्था की, तो अवस्था से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। केमिस्ट्री में थोड़ा आपको केमिस्ट्री की दुनिया में लाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो केवल दो शक्तियों से हुआ है। हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण दो शक्तियों से हुआ है। पहली शक्ति जो है वो है ऊर्जा और दूसरी शक्ति है पदार्थ। जब हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा के तो विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और भी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पदार्थ की, तो पदार्थ की हम लोग छोटी क्लासेस में तो तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। लेकिन जब हम हाईली क्लासेस में जाते हैं, जब हम लोग एंट्री क्लास में पढ़ते हैं, तो हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और एक अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडक्शन अवस्था। अब आप लोग बोलेंगे सर हमने तो 3 के बारे में पढ़ा था हाई स्कूल तक। अब 9th की जो नया सिलेबस है, 9th की जो NCERT है, उसमें पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया गया है। लेकिन इसकी डिटेल से जो स्टडी की जाती है वो और हायर क्लासेस में की जाती है। अब मैं जो पदार्थ की जो ये 5 अवस्थाएं हैं, उसमें जो ठोस अवस्था है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जब हम लोग बात करते हैं ठोस अवस्था की, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि पदार्थ की जो अवस्था, जो ठोस अवस्था होती है, इसमें जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। पास होने की वजह से उन कणों के मध्य लगने वाला जो अंतरानाभिकीय आकर्षण बल होता है वो बहुत प्रबल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उनके बीच की जो अंतरानाभिकीय दूरी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब स्पेस उनके बीच में बहुत कम होता है। एक तो अंतरानाभिकीय बल अधिक है, स्पेस कम है। इसकी वजह से पदार्थ जो ठोस अवस्था में होते हैं उनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब उनका जो शेप होगा वो एक निश्चित होता है, और आयतन भी उनका क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि द्रव में आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जबकि गैस अवस्था में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था की पुनः, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इंटर क्लास लेवल की ठोस अवस्था पढ़ते हैं तो हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को चेंज करते हैं। अब हम कण की बात ना करके उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे अवयवी कण की बात करेंगे। ठीक है, मतलब ठोस पदार्थ जिन अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, पहले को समझते हैं। पहला हो सकता है परमाणु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एटम्स कहते हैं। दूसरा हो सकता है अणु, और तीसरा हो सकता है आयन। मतलब ठोस अवस्था के या ठोस अवस्था का निर्माण जिन कणों से होता है वे कण 3 प्रकार के हो सकते हैं। वे परमाणु भी हो सकते हैं, वे अणु भी हो सकते हैं, और वे आयन भी हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग कक्षा 11 में, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं परमाणु के बारे में, अणु के बारे में और आयन के बारे में। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं अभी इसी लेक्चर में और इसी पीरियड में मैं अभी इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं पुनः आता हूँ ठोस अवस्था के ऊपर। जब हम लोग बात करते हैं छोटी क्लास की, तो हम लोग बच्चों से पूछते थे बेटा ये बताइए क्या लकड़ी ठोस अवस्था में है, तो बच्चों का जवाब आता है यस सर, लकड़ी ठोस अवस्था में है। लेकिन अब आपकी क्लास थोड़ी बिल्डअप हो चुकी है, आप इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं। अगर अब आपसे कोई पूछता है क्या लकड़ी ठोस अवस्था में, आप साफ मना करेंगे नहीं सर ये ठोस अवस्था में नहीं है। अब बोलेंगे सर हम छोटी क्लास में तो लकड़ी को ठोस अवस्था में पढ़े थे, अभी इंटर क्लास में क्या लकड़ी ठोस अवस्था से हट गई?
तो अब हम जानेंगे कि ठोस क्या है, रियल ठोस क्या है, या ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु और आयन, इनकी ठोस में व्यवस्था के आधार पर अगर ये सुव्यवस्थित हैं, इनकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से व्यवस्थित फॉर्म में है, रेगुलर है, व्यवस्थित है और एक ही जैसी व्यवस्था पूरे पूरे पदार्थ में पाई गई है, तो हम इनको कहते हैं वास्तविक ठोस। और इनके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। मतलब अणु, परमाणु और आयन की एक व्यवस्था के आधार पर, पदार्थ में व्यवस्था के आधार पर अगर वो सुव्यवस्थित हैं तो वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और अगर सुव्यवस्थित नहीं हैं तो कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड। इस तरह से आप ठोस को स्टार्टिंग में दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड आपका एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, तो इसमें एक डेफिनेशन में इसकी एक शब्द आता है। पहले मैं शब्द का मतलब बताऊंगा, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। इसमें एक शब्द आता है दीर्घ परिसर व्यवस्था। दीर्घ परिसर व्यवस्था का मतलब यह होता है कि मान लिया जाए स्टूडेंट लोग एक क्लास में बैठे हैं और उस क्लास में 25 बेंच लगी हुई हैं। एक क्लास में व्यवस्था देखने को ये मिलती है कि किसी बेंच में 2 बच्चे बैठे हैं, किसी बेंच में 4 बच्चे बैठे हैं, किसी में 3 बैठे हैं, किसी में 5 बैठे हैं, किसी में 6 बैठे हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्लास में व्यवस्थित क्लास है? नहीं, हम कहेंगे ये इसमें एक सुव्यवस्था नहीं है। इसी तरह से ठोस में, ठोस का हम जब त्रिभुज में संरचना देखते हैं, अगर अणु, परमाणु और आयनों की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होती तो उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है लघु परिसर व्यवस्था। तो जिन ठोसों में लघु परिसर व्यवस्था पाई जाती है, मतलब अणु, परमाणु और आयनों की एक सुव्यवस्था नहीं पाई जाती, वो कहलाते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन जिन ठोस में आप एक क्लास ऐसी देखेंगे कि जिसमें सिस्टमेटिकली पूरा है, हर एक बेंच में केवल 2 ही लड़के बैठे हैं और बेंचों के बीच में डिस्टेंस भी इक्वल है, हर एक चीज बराबर तरीके से है, हर एक चीज सुव्यवस्थित तरीके से है, तो जहां पर अणु, परमाणु या आयनों की पूरे पूरे पदार्थ में एक सुव्यवस्था पाई जाती है, एक ही जैसा ऑर्डर पाया जाता है, एक ही चीज की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसके लिए एक शब्द यूज होता है। उस शब्द को कहते हैं दीर्घ परिसर व्यवस्था। अणु, परमाणु, आयन की दीर्घ परिसर व्यवस्था। तो जिनमें ये दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब आप लोग बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर लघु परिसर व्यवस्था है कि दीर्घ परिसर व्यवस्था है? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल वाइज समझाना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है जो प्राकृतिक रूप से कठोर हो? तो हम लोग कहते हैं डायमंड। हीरा संसार का सबसे कठोरतम वस्तु है, प्राकृतिक कठोर वस्तु। हीरा कठोर भी है। कठोर आपको बताना चाहूंगा, हीरा क्रिस्टलीय पदार्थ है। हीरा क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ। आप लोगों ने देखा होगा आज से कुछ साल पहले जब गाय भैंसों को नमक खिलाया जाता था तो उनमें नमक के हमें क्या दिखाई देते थे? रवे दिखाई देते थे। वो जो नमक के रवे होते हैं NaCl, वो क्रिस्टलीय अवस्था में है। इसके अलावा मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा क्रिस्टलीय अवस्था का। जितनी भी धातुएं होती हैं पारा को छोड़कर, क्योंकि पारा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे तांबा है, जितनी भी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं वे सब के सब क्रिस्टलीय हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ क्रिस्टलियों की और विशेषता बताना चाहूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के रूप में। अब मैं सबसे पहला अंतर बताऊंगा आपको। जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनका गलनांक और पतनांक फिक्स होता है। एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अगर
गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस है, तो जो ग्लूकोज होगा वो केवल 126 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी ताप कम होता है, अगर 25 भी रहता है, 125, तब भी ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर उससे कम होता है तब भी सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट 126 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा, ग्लूकोज क्या करेगा? मेल्ट हो जाएगा। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनका गलनांक क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, शार्प होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं, जैसे कि प्लास्टिक आपका अक्रिस्टलीय पदार्थ है, जैसे कि रबड़ आपका अक्रिस्टलीय पदार्थ है, जैसे कि कांच आपका अक्रिस्टलीय पदार्थ है, इनका गलनांक जो होता है वो फिक्स नहीं होता, एक रेंज होती है। जैसे अगर आप कांच को गर्म करना शुरू करेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ये पूरा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले ये थोड़ा मुलायम पड़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ाते जाएंगे ये थोड़ा फ्लो में आएगा, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये एकदम से पिघल करके लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। यही आपको समझना है। जहाँ पे गलनांक फिक्स होगा वो आपका क्रिस्टलीय सॉलिड होगा, जहाँ पे गलनांक फिक्स नहीं होगा वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होगा। इसके अलावा आप ये भी अंतर बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अणु, परमाणु और आयन की दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है, जबकि आपके अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परिसर व्यवस्था पाई जाती है। मतलब अणु, परमाणु, आयन की जो आपका त्रिविमीय संरचना है वो एक जैसी संरचना पूरे पदार्थ में अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं पाई जाती, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। एक और चीज जानिए, जैसे आपने आइस देखी होगी, बर्फ देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आज घर में जाकर प्रयोग जरूर करिएगा। आइस को अगर आप कट करना चाहेंगे तो जिस डायरेक्शन में कट करना चाहेंगे उस डायरेक्शन में कभी कट नहीं होगी। आइस एक क्रिस्टलीय सॉलिड है। आइस में H2O के जो अणु होते हैं वो क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं, उनकी एक निश्चित त्रिविमीय आकृति होती है, वो एक निश्चित काट में ही काटे जा सकते हैं। हीरा एक निश्चित काट में ही काटा जा सकता है, एक निश्चित तल में ही काटा जा सकता है, हर एक तल में नहीं काटा जा सकता। तो इनके जो प्लेन होते हैं, जो इनकी जो सरफेस होती है वो फिक्स होती है, किसकी? क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद मैं आपको ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार होते हैं उनके घटक कण, जैसे अणु हैं या परमाणु हैं या आयन हैं, उसके आधार पर मैं ठोसों का और वर्गीकरण करूंगा। आज के लिए इतना ही।